हेलो तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कीनशिप क्लास एंड कास्ट। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो हमने पहले के समय में देखा था, पिछले चैप्टर्स में देखा था कि 600 BCE से लेकर 600 BCE तक बहुत सारे चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंज आए थे, इकोनॉमिक चेंजेस आए थे। ये सब हमें देखने को मिल रहे थे और हमें इस इनके बारे में पता कैसे चलता था, जो भी अवेलेबल टेक्स्ट थे उनके बारे में उनसे हमें पता चलता है। और ये जो टैक्स होते हैं, इनको जब हम लोग हिस्टोरियंस समझते हैं तो इसमें अलग-अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्यों लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा कोई चीज़। तो हमें इन टैक्सेस से बहुत मतलब इन लिखित दस्तावेज़ों से बहुत कुछ पता चलता है। उनमें से एक है हमारा महाभारत, और जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे पुराने समय पे हमारी सोशल लाइफ़ कैसी होती थी। हमारे जो नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़े-बड़े रिच लोग होते हैं उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि अमीर ऐसे रहते थे, अमीर वैसे रहते थे। पर जो आम लोग होते हैं, जो फैमिली का सीन चलता है, या फिर कीनशिप की बात करें तो घर संबंध, घर परिवार कैसे चलता है, मैरिजेस कैसे वर्क करती हैं, ये सब थोड़ा कम ही पता चलता है, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा किसी को मतलब होता नहीं है। तो फिर यही सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे महाभारत के बारे में, तो अलग-अलग हम लोग टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे, जिससे कि हमें लोकल लाइफ़ के बारे में पता चल सके कि आम लोग कैसे जीते थे और कैसे थिंक करते थे। तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो महाभारत कब तक, करीब 2000-3000 साल पहले लिखी गई है, हज़ार साल पहले लिखी गई है। तो फिर इसमें हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि अब मतलब उस समय के बारे में पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। और इवन कि क्या आपको लगता है कि जो आपके पेरेंट्स वगैरह होंगे, क्या आपके पूर्वजों के द्वारा आपको महाभारत मिली होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, हमारे एक संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम वीएस सुकथंकर था। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उनका मतलब एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि 1919 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, यानी कि इन्होंने कहा कि हम लोग जो महाभारत है उसको जितनी भी दुनिया भर में लिखी हुई है, सॉरी दुनिया भर में नहीं, कंट्री भर में अलग-अलग फैली है, तो फिर इनके हम लोग क्या करें, सबको जोड़ें और एक कहानी बनाने की कोशिश करें, महाकाव्य बनाने की कोशिश करें। तो इनको कितने 47 साल लग गए पूरे के पूरे इनकी टीम को, कि वो पूरी की पूरी मतलब जो महाभारत है उसको कंपाइल किया जा सके। तो इन्होंने पूरी भैया इसके जितने भी वर्ज़न थे अलग-अलग कंट्री के अलग-अलग हिस्सों से इकट्ठियाँ की और एक कहानी के तौर पर कंपाइल की, और इवन की कहा जाए तो 30,000 पेजेज़ की एक बुक तैयार की गई। तो इसमें हम लोग बात करें कि बहुत सारे संस्कृत में हम लोग वर्ज़न्स वगैरह थे और 47 साल लग गए, सोचिए आप लोग खुद। Sanskrit version had several common element and the religious text had variation over the years। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब चीज़ें लिखी हों वो सही भी हों, थोड़ी बहुत बहुत बार ये होता है कि कहानियों के तौर पर कुछ चीज़ें आदमी एग्ज़ैगरेट करके बता देता है, यानी कि बढ़ा-चढ़ा के कह देता है, बहुत बार तो ये होता है। तो हम लोग बात करेंगे अब कीनशिप एंड मैरिजेस के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे फैमिली के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि ख़ानदान होता है, जिसमें पापा, मौसा, मौसी, फूफा सब आ जाते हैं, तो ये हमारी फैमिली होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि हर फैमिली सेम नहीं होती है, क्योंकि उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और उनकी जो रिलेशंस होते हैं एक-दूसरे के साथ वो अलग-अलग होते हैं। और जो नॉर्मली जो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं तो वो ब्लड के ऊपर बेस्ड होती हैं कि खून का रिश्ता कैसा है, और वो अपने जो फूड है, रिसोर्सेज़ हैं, ये शेयर करते हैं। और एक हम लोग बात करें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जिसे कीन कहा जाता है। कैसे, जैसे कि आपके रिश्तेदार हुए, जैसे बुआ का लड़का हुआ, मौसा का लड़का हुआ, ये सारा सीन हो जाता है। दूर-दूर के रिश्तेदार भी इसी में काउंट हो जाते हैं। पैटर्नली क्या होता है, पैटर्नली मतलब क्या होता है कि अपने पिताजी या फिर दादाजी के बारे में पता करना कि कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। और बेसिकली कहा जाए तो जब हम लोगों ने महाभारत की बात करें तो इसने नया पर्सपेक्टिव डाला कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो और इसकी समरी की अगर बात करूँ मैं महाभारत की, अगर जिन्हें नहीं पता होगा तो इसमें ये था कि 2 भाई थे, कज़न भाई थे। जैसे कि ग्रुप ऑफ कज़न्स लिखा है यहाँ पे, तो जैसे कि वहाँ पे कज़न्स वगैरह थे और जैसे उनका नाम था कौरव और पांडव। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है अपने राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए। कोई भी इंसान हो तो उसके मन में कभी न कभी, कहीं न कहीं लालच आ ही जाती है। तो वैसे ही सभी के साथ होता है, चाहे हिस्ट्री देख लें, चाहे प्रेज़ेंट देख लो आप, चाहे फ्यूचर भी देख लेना। तो रिसोर्सेज़ की लड़ाई कोई नई या फिर बहुत कोई ज़्यादा नई बात नहीं है, हमेशा सदियों से चला आ रहा है। जो पूर्वज जी थे हमारे वो भी लड़ते ही रहते थे अपने रिसोर्सेज़ के लिए। तो ये सीन चल रहा था। तो फिर
जो भाई थे वो लड़ते हैं आपस में और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, और इवन कि इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़े गए, जैसे कृष्ण जी को ऐड कर दिया गया, और फिर युद्ध वगैरह हुआ आपस में लोग के, और फिर पांडवास वगैरह जीत गए। तो ये सारा सीन चल रहा था। अगर पास्ट की बात करें कि इनका इनके ओरिजिन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पैटर्नली का मतलब बताया था, तो इनके पास्ट की अगर बात करें तो आपको उनके बारे में पता कहाँ चलता है, महाजनपद दास के बारे में पता चलता है। तो ये वाला सीन है। जैसे ही फिर उनकी गद्दी जैसे ही पांडव जीत गए तो फिर उन्हें नहीं फिर अपना शासन चलाया। तो इसके एविडेंस तो वगैरह कम वगैरह मिलते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, पर कुछ कहानियाँ हैं और कुछ अंदाजे हैं, इसी से हमारी हिस्ट्री चलती है। और अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ मैरिजेस के बारे में। तो मैरिजेस बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक्सोगेमी हुई, और एंडोगेमी हुई, और कौन सी होती है हमारी, और पॉलीगेमी हुई, और पॉलीएंड्री हुई हमारी। तो अलग अलग प्रकार की मैरिजेस होती हैं, और इन सबको हम लोग डिटेल से समझेंगे अब। तो अगर बाद में हम लोग बात करेंगे समय के साथ साथ धीमे धीमे जब अर्बन लाइफ बढ़ने लगी, तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, अपने विचार वगैरह मतलब जाहिर करते थे कि कैसे कैसे शादी होती है, कैसे कैसे शादी नहीं होती है। तो फिर अब जब धीमे धीमे ब्राह्मण थे, उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीका बता दिया, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऐसे ऐसे शादी होती है। तो उन्होंने अपने जो इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है, किसमें लिखा है, धर्मसूत्र में लिखा है। और इन जो ब्राह्मण थे उस उन टेक्सों के अंदर 8 प्रकार की मैरिजेस के बारे में बात किया है उन्होंने। और जैसे कि उसमें कि एक्सोगेमी हुई, इसमें कि एक बाहर से लोग आते हैं और मतलब लड़की को ले जाते हैं। ये होता है, मतलब बाहर के आदमी को शादी कर देते हैं, फैमिली से नहीं करते हैं। एक्सोगेमी में होता है कि परिवार के अंदर या फिर कीन ग्रुप के ही अंदर सेम कास्ट के अंदर ही वो क्या कर देते हैं, या फिर लोकेलिटी के अंदर ही वो लोग शादी कर देते हैं। और तीसरा हमने क्या देखा, पॉलीगैमी। इसका मतलब होता है कि एक आदमी बहुत सारी औरतों के साथ शादी करता है, उसकी बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं। और पॉली एंट्री के बारे में बात की, तो पॉली एंट्री ऐसी पत्नी होती हैं जिनके बहुत सारे पति होते हैं। तो ये सारा चीज़ हमें दिखता है मैरिजेस के कॉन्सेप्ट में। हम लोग बात करेंगे गोत्र के बारे में। तो हम लोग बात करें गोत्र ऑफ वुमेन की। तो गोत्र के बारे में ऐसा कोई नहीं है जो कि जानता ना हो, बहुत कम लोग होंगे जो कि जानते ना होंगे इसके बारे में। तो गोत्र बेसिकली हिंदुइज्म के अंदर होता है, जिससे कि लोगों को क्लासीफाई किया जाता है कि वो कौन से गोत्र के हैं। तो बेसिकली इसमें आइडेंटिटी प्रैक्टिस किया जाता है, क्लासीफाई पीपल। और दूसरा हम लोग बात करें कि जो भी गोत्र होता था वो किसी ऋषि के नाम पे होता था। और हम लोग बात करें कि अगर गोत्र सेम है तो हम लोग कह देंगे कि भैया इस ऋषि के वंशज हैं, तो ऐसा सीन मिलता था। पर इसमें जब हम लोग बात करें इस प्रथा के अंदर दो मतलब एक चीज़ चलती है कि एक गोत्र के लोग सेम गोत्र के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, यानी कि लड़की का गोत्र और लड़के का गोत्र एक नहीं होना चाहिए अगर उन्हें शादी करनी है, ये सीन था। और दूसरा ये था कि नॉर्मली क्या होता था कि जो मतलब पत्नी लड़की है, वो अपने पिता का गोत्र छोड़ के अपने पति का गोत्र अपना लेगी। और दूसरा सीन ये था कि हमें कुछ टेक्सेस को पढ़ने के बाद पता चला कि जैसे कि इंडिया के कुछ रूलर्स हुए, जैसे सातवाहनास हुए, उनमें क्या होता था कि जो लड़कियां होती थीं तो वो अपने पिता का गोत्र ही लेती थीं। तो ऐसा नहीं था कि वो अपने पति का गोत्र अपना लेती थीं, क्योंकि वहाँ पे उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थीं। तो ये सीन हमें देखने को मिलता है। हम लोग बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि कास्ट सिस्टम के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे अब हम लोग बात करेंगे सोशल डिफरेंसेस की, या फिर वर्ण की, या फिर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उन्हें कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया था। तो वर्ण और कास्ट सिस्टम को एक कैटेगरी की तरह देखा जाता है कि जिसमें लोगों को बांट दिया जाता है, मतलब सोशल हायरार्की में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ब्राह्मण्स क्लेम करते थे कि ये ऑर्डर बनाया है किसने, भगवान ने बनाया है। और मतलब कि जैसे ही इंसान पैदा होता है और उसके साथ साथ ये उसका जो वर्ण है वो जुड़ जाता है उसके साथ। और जैसे उन्होंने किताब में लिखा था धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र के अंदर कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन है कि कौन कौन क्या होगा, कैसे उनका काम होगा। तो अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण्स अपनी अपनी होशियारी चलाने के चक्कर में ये सब टैक्स वगैरह लिखते थे, जिससे कि उनकी जो पोजीशन है वो समाज के अंदर हमेशा ऊपर रहे, और दूसरे जो कास्ट वाले हैं तो उनको बराबर मौका ना मिले, और उनकी पोजीशन हमेशा टॉप पर है। वो हमेशा अपने आप को क्षत्रिय से बड़ा दिखाते थे। इवन कि क्षत्रिय अपने आप को बड़ा दिखाते थे, और वैश्य और शूद्र भैया बड़े परेशान रहते थे, भैया ये लोग अपना अपना खेल रहे हैं। तो ये मैं केवल अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, तो बहुत बार मैंने बहुत सारी हिस्ट्री वगैरह किताबें पढ़ी हैं, तो फिर उसमें पता चलता है कि ऐसा ही सीन था। क्योंकि एक्चुअली
गॉड्स वगैरह तो नहीं, ख़ैर यही लोग तो कुछ अपने हिसाब से कर लेते थे। और श बहुत क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में भी देखे हैं बहुत सारे नॉन क्षत्रिय किंग भी रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि मौर्यंस के बारे में पता नहीं है कि वो कौन से कहाँ से बिलॉन्ग करते थे, क्लेरिफ़ाई तो नहीं है। शुंग और कनबास ब्राह्मण थे और हम लोग बात करें सकास तो बारबेरियंस थे और जो कि सेंट्रल इंडिया से आए थे। तो अब ये लोग लिख तो दिए थे इन्होंने कि हाँ, हाँ, ये होता है कि क्षत्रिय राजा होते हैं, वैश्य बिज़नेस करेंगे, शूद्र इन लोग इन तीनों की सेवा करेंगे, ब्राह्मण्स की और क्षत्रियों की और शूद्र सॉरी उसकी वैश्य की। तो ये सारा सीन था, बस कहने भर की बातें थी। धीमे-धीमे जब समय बीतता गया और धीमे-धीमे ख़त्म हो गया। इनकी याद तो फिर थोड़ा डाउन टू अर्थ मतलब डाउन में चला गया ये सारी चीज़ें। हम लोग बात करेंगे जाति कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ब्राह्मण को जो वर्ण सिस्टम ऐसे मतलब जाति का मतलब होता है कि सेम काम करने वाले ग्रुप को जाति इसमें कह देते हैं। जैसे कि अगर कोई एक प्रकार के काम करते हैं तो उन्हें जाति इसके अंदर डाल देते हैं। तो ब्राह्मण को समझ ही में नहीं आया कि भैया कि जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ सुनार होते हैं, तो फिर उन्हें समझ ही में नहीं आया इन्हें किस में डाला जाए, या फिर हम लोग बात करें वर्ण में डाला जाए या जाति में। तो इन्होंने जाति में डाल दिया, तो उसकी एक क्लासिफिकेशन कर दी अलग में। मतलब इनका एक जातियों का जो लोग मतलब ये वर्ण सिस्टम के अंदर फिट नहीं कर पाते थे, जाति के अंदर कर देते थे फिट। तो ये वाला सीन चल रहा था उस समय पर। तो हम लोगों ने अब ये सब तो समझ लिया कि ग्रुप में जाति कौन थी, वर्ण कौन था। अब इनके सिवा भी लोग एग्ज़िस्ट करते थे पहले एक समय पर। वो थे चांडाल्स या फिर अनटचेबल। तो बेसिकली वो कौन थे, तो ब्राह्मण्स बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि भैया जो लोग जंगलों में रहते हैं तो वो भी सब अनटचेबल्स हैं, इन्हें छुओ नहीं। और इतनी भयंकर डर फैला दिया कि अगर तुम लोग इन्हें छुओगे तो इम्प्योर हो जाओगे। तो इवन कि इन चीज़ों का असर इवन कि आज तक हमें देखने को मिलता है। इवन कि मैंने अपने आँखों से देखा है कि लोग मतलब कि जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर साफ-सफाई करते हैं सड़कों पर, तो उनको लोग छूना पसंद नहीं करते हैं। तो एक पर्टिकुलर कास्ट से लेकर उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेट होती है, तो फिर वो छूना तक पसंद नहीं करते हैं। अगर मान चलिए कि अगर वो सालों-सालों तक आपके यहाँ काम कर रहा है, तो फिर तो थोड़ी बहुत जान-पहचान हो जाती है, तब भी लोग क्या करते हैं, उसके लिए चाय के लिए अलग से कप निकाल के रखते हैं। तो ये सारा सीन चलता है। वही सब हमें देखने को मिलता है। और जो उस समय के लोग थे, तो जैसे कि हम लोग बात करें एनिमल मतलब डेड एनिमल्स को या फिर मरे हुए जानवरों को दफनाने का काम करते थे, उन्हें क्या काम उन्हें अलग दर्जा दिया जाता था, जिन्हें चंडाल बुलाते थे। और इवन की मनुस्मृति में भी ये यही सब लिखा है। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन दिख रही है, मनुस्मृति में भी ऐसे चांडाल्स की ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है और उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो लोग शहर के बाहर लिखें। तो आप लोगों को पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने मनुस्मृति को क्यों चलाया था? तो ऐसे कुछ रीज़न्स होंगे कि भैया जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो किसी की कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो मत कीजिए। तो यही वाला सीन है। तो उनके साथ हज़ारों सालों तक बहुत उत्पीड़न हुआ है अनटचेबल्स के साथ। तो नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। समय के साथ अब धीमे-धीमे लोग समझदार हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट ला रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बियॉन्ड बर्थ। हम लोग बात करेंगे कि जो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो कैसे-कैसे जेंडर वाइज़ पे मतलब जेंडर बेसिस पे बाँटी जाती थी। तो इसको हम लोग महाभारत का एग्ज़ाम्पल समझते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो पांडव थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने जुआ खेला और अपनी सारी प्रॉपर्टी, सोना वगैरह सब कुछ हार गए जुए में, और उसके साथ-साथ अपनी पत्नी को भी हार गए। तो इसके बाद जो मतलब मनुस्मृति थी, उसमें लिखा गया कि जो प्रॉपर्टी होगी वो अब सभी भाइयों में बराबर बँटी जाएगी। बस जो बड़ा भाई होगा, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी सुविधाएँ वगैरह दी जाएँगी। तो इससे क्या हुआ कि धीमे-धीमे जो मतलब प्रॉपर्टी थी, उस पर किसका राइट्स हो गया, मतलब मेल बड़े बच्चे का अधिकार होता था। और मतलब नॉर्मली क्या होता था कि लड़कों का अधिकार होता था और बड़े लड़के का ज़्यादा अधिकार होता था। और जो लड़कियां होती थी, उनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए गए थे। उन्हें केवल जो उन्हें दहेज में सामान मिल रहा था, केवल उनके ऊपर ही हक मिलता था। और उनका जो सामान होता था, दहेज का सामान होता था, उसमें भी उसके पैती का पहला हक होता था। और हम लोग बात करेंगे वर्ण एक्सेस टू द प्रॉपर्टीज़, यानी कि वर्ण के अकॉर्डिंग कैसे-कैसे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो जो नॉर्मली क्या होता था, वर्ण में 2 ही लोग थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। तो इनका यही लोग वेल्दी होते थे नॉर्मली। जो शूद्र वगैरह हैं, वो तो फिर गरीब होते ही होते थे, क्योंकि उन्हीं को क्लासिफ़ाई कर दिया गया था कि काम उन्हीं को करना है। तो फिर काम जब करेंगे तो प्रॉपर्टी का क्या करोगे तुम भाई? तो ये सारा इनका सीन चल रहा था। ये लोग इतने दिमाग लगा-लगा के उनके साथ उनको बेवकूफ़ बना रहे थे। बस ये देखिए, हाथ जोड़ के बेचारे अंकल जी खड़े हैं और ये लोग क्या डंडा लेके इनके पीछे लगे हैं। तो अच्छी बात नहीं है यार, किसी के साथ बुरा नहीं करो।
अच्छे से बिहेव करो तो अच्छा लगता है और नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे हैंडलिंग टेस्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें महाभारत की, तो जो महाभारत है वो अलग-अलग भाषाओं में हमें देखने को मिलती है। जैसे संस्कृत हुई, प्राकृत हुई, पाली हुई, तमिल हुई, तो अलग-अलग जगह से हमने बात की थी, अलग-अलग सोर्सेस से हमने कंटेंट इसका इकट्ठा किया था। पर हम लोग बात करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, जैसे मान चलो संस्कृत कौन इस्तेमाल करता था? ब्राह्मण इस्तेमाल करते थे। और पाली और प्राकृत कौन करते थे? आम लोग करते थे। तो फिर हमें, अगर हम लोग संस्कृत का ही अगर एक टेक्स्ट को देखकर ही अगर हम लोग डिसाइड करने लगे या फिर हिस्टोरियंस डिसाइड करें हमारे, तो फिर उन्हें अलग-अलग पर्सपेक्टिव नहीं मिलेंगे। तो अब कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई अब अपनी तारीफ़ ही लिखेगा ना, अपनी बुराई क्यों लिखेगा? अगर उसकी बुराई के बारे में पता करना है, तो फिर उसके सामने वाले से पता करिए, आम लोगों से पता करिए कि भैया इसमें बुराई क्या थी? तो ये वाला सीन चल रहा था। तो वैसे ही हमें जो मेनली जो संस्कृत है, वो 2 पार्ट में मिली है। संस्कृत हमें, मतलब जो महाभारत है वो संस्कृत में मिली है और उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हिस्टोरियंस ने। एक तो है नैरेटिव्स, यानी कि कहानियों के फॉर्म में जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, और दूसरे हैं डायलैक्ट्स, और जो कि उसमें कंटेन लेसन्स या सोशल नॉर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं। और हम लोग बात करें अगर महाभारत की, तो इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें, तो अगर हम लोग महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, पर हम लोग अगर बात करें इसे लिखा किसने है, तो इसे सूतरास ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। और हम लोग बात करें कि इसमें अलग-अलग मतलब अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। और क्या हुआ कि 1951 और 52 में क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट बीवी लाल ने क्या किया, हस्तिनापुर की खोज की, तो फिर इसके बेसिस पे ऐसा लेट किया गया कि ये कुरु की कैपिटल थी, और ये सारा सीन चल रहा था। और उस समय पर जो पॉलीएंड्री थी वो हमें देखने को मिली थी। पॉलीएंड्री के अंदर हमने पहले ही आपको बताया था कि ये होता था कि एक पत्नी की बहुत सारे पति होते थे। जैसे कि पांडवास की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी, तो वो वाला सीन देखने को मिलता है। और बस ये अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में लिखी है, तो फिर थोड़ी बहुत थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। पर ये कहने को बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सही कहानी है, या फिर ऐसी कोई चीज़ रियल एग्ज़िस्ट करती होगी, या फिर कोई स्टोरी होगी। समय के साथ बीतते-बीतते और फिर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और बस इतना ही है कि कोई कन्फर्म नहीं है अभी भी कि हाँ, ये सही में हुआ होगा या फिर ये स्टोरी है कोई। तो यही हमारा कंक्लूज़न था, और यही हमारा चैप्टर की एंड की हम ओर बढ़ चुके हैं, और ये हमारा एंड हो जाता है इस चैप्टर का। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं डाउट लगे तो कमेंट करिए, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।